तो हम लोग किसके बारे में जानते हैं, मोमेंटम, है ना। सपोज सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग बहुत अच्छा हो रहा है ना, बहुत रन्स चेस करने को है अभी भी और 4-5 विकेट्स गिर चुके हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉलिंग टीम के पास मोमेंटम है, वो इसको आगे ले जा सकती है, इस तरीके से बॉलिंग करे, इस तरीके से प्रेशर बना के रखे तो ये लोग मैच जीत जाएंगे। बैटिंग चल रहा है, बहुत अच्छा बैटिंग चल रहा है, रोहित शर्मा मार रहा है तो मार ही रहा है, मार रहा है तो मार ही रहा है, मार रहा है तो मार ही रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया चल रहा है खेला। मोमेंटम इंडिया टीम के साथ में इस तरीके से अगर रोहित शर्मा खेलता है तो हम लोग तो 5 ओवर 10 ओवर पहले ही जीत जाएंगे, है ना। तो ये मोमेंटम वर्ड हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन एक्चुअली मोमेंटम वर्ड का ये मीनिंग नहीं होता है ना। जनरली मोमेंटम वर्ड का ये मीनिंग नहीं होता है। मोमेंटम जनरली क्या होता है तुमको पता है? मोमेंटम ये होता है तुम्हारा, मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि जनरली जब एक बॉडी है ना, एक बॉडी इज मेड अप ऑफ मास, एक बॉडी के अंदर मास होता है ना, तो वो जब बॉडी एक जब मूव करता है ना, जब मास मूव करता है किसी का विथ सम वेलोसिटी, द मास ऑफ द बॉडी, है ना, द बॉडी इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, तो जब भी एक बॉडी जो है मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी के साथ, तब हम लोग बोलेंगे कि द बॉडी हैज सम मोमेंटम, है ना, तब हम लोग बोलते हैं द बॉडी हैज सम मोमेंटम, है ना। तो ये होता है जनरली एक मोमेंटम का मतलब, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या बोलता है, देखो कि मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज मास इन मोशन, है ना, बिकॉज वी नो दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मास, सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट हैज मोमेंटम, है ना, क्योंकि हमको पता है हर ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो जो मास मूव कर रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम। इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना मास है, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना जो मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, उसके पास मोमेंटम है ना। तो ये बात होता है। तो जैसे एक एग्जांपल तुमको बताता हूँ दैट ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम, है ना। मैच चल रहा है, प्लेयर को चोट लग गया, उतना चोट नहीं लगा उसको, मतलब उतना चोट नहीं लगता है उसको। अगर कोई एक स्पेक्टेटर है जो कि बैठा है सेम वहीं पे बैठ के देख रहा है गेम, उसको अगर वही बॉल जाके लगेगा तो उसको चोट ज़्यादा लगेगा। तुमको पता है क्यों? सोचो क्यों सोचो क्यों। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मैंने कहा एक क्या है, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी, ऑब्वियसली इट्स अ क्वांटिटी, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, जो कि एक बॉडी जब मूव करेगा तो वो मोमेंटम जनरली, जब बॉडी मूव कर रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि द बॉडी हैज सम मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम जनरली होता है, जो मोमेंटम होता है दैट मोमेंटम इज जनरली डिपेंडेंट अपॉन 2 फैक्टर्स। मोमेंटम 2 फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। एक फैक्टर होता है जिसके ऊपर मोमेंटम डिपेंडेंट होता है, द फर्स्ट वन इज द मास ऑफ द बॉडी एंड द सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मास अगर उस बॉडी का ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी अगर उस बॉडी का ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी जो है वो ज़्यादा होगा, है ना, ये बात, ठीक है। तो अगर हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला बोले तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल p, स्मॉल p से हम लोग मोमेंटम को डिनोट करते हैं, एंड स्मॉल p इक्वल्स टू m इंटू v, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या है? एक फोर्स है। मोमेंटम को क्या बोल सकते हो तुम लोग? एक फोर्स बोल सकते हो जनरली, ठीक है। मोमेंटम एक फोर्स हो सकता है, या फिर मोमेंटम हम लोग कब बोलेंगे, द बॉडी हैज़ मोमेंटम, कब? व्हेन द बॉडी इज मूविंग, है ना, विथ सम वेलोसिटी। क्योंकि एक बॉडी के पास, एक ऑब्जेक्ट के पास मास है, वो मास जब मूव कर रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि दैट बॉडी हैज़ मोमेंटम, है ना। अभी ये जो मोमेंटम है जनरली, अब तुमको ये बात पता है कि वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ज़्यादा वेलोसिटी से मूव किया तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, कम वेलोसिटी से मूव करने लगा तो मोमेंटम कम जाएगा। मास उसका बढ़ गया तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, मास कम हो गया तो मोमेंटम कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो सपोज करो फोर्स अप्लाई, जोर से धक्का दे दिए तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया, एज ए रिजल्ट अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो एज ए रिजल्ट मोमेंटम भी बढ़ेगा, मतलब मोमेंटम में चेंज आया। सपोज करो हम लोग उस वो अच्छे वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हम लोग जाके उसको रोक दिए, फोर्स अप्लाई किए, रोक दिए। जब रोक दिए तो उसका स्पीड कम हो गया, स्पीड अगर कम हुआ तो वेलोसिटी कम हो गया, अगर तो मोमेंटम भी कम हो गया, तो यहाँ पे मोमेंटम पहले के मुकाबले चेंज हो गया। कहने का मतलब ये है कि व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट द चेंज ऑफ मोमेंटम इज सीन। मोमेंटम चेंज होगा, होना चाहिए नहीं, होगा, देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम।
है ना, ये बात है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो अब जो बॉडी में एक मोमेंटम होगा, जब बॉडी जब स्टार्ट हुआ मूव करना, तो उसके पास जो मोमेंटम था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे जब एक बॉडी शुरू होता है उसका मोशन, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनली जो होता था उसको बोलते थे फाइनल वेलोसिटी। इस तरीके से बॉडी जब स्टार्ट हुआ तो उसके पास जो मोमेंटम है वो होगा इनिशियल मोमेंटम, एंड फाइनली जो बॉडी का मोमेंटम है उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि व्हेनेवर देयर विल बी अ फोर्स, हाँ, व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड, द चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी देयर। चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ही होगा, है ना, होगा, एकदम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में हम लोग जान गए हैं कि फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम उसका चेंज होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? हम लोग चलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है ना। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, है ना। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन है उसको बताता है। तो मैं तुम लोगों को फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एज इट इज़, क्योंकि जो लॉज होते हैं ना जनरली उसको एज इट इज़ लिख के आना पड़ता है एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलता है। अपने मन से अगर थोड़ा बहुत एक दो वर्ड इधर उधर कर दिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं तुमको एज इट इज़ जो है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग लिख लो व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो लिखो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, स्टेट्स STATES, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force, full stop, है ना। कहने का मतलब है कि जो उस बॉडी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि जब भी रेट आता है वर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन था। तो मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया, सेड इट अर्लियर ऑल्सो, दैट व्हेनेवर द वर्ड रेट विल कम, मीन्स जिसका भी रेट ऑफ चेंज है उसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। रेट का मतलब ये टाइम के साथ रेस्पेक्ट, टाइम की रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? चेंज इन द मोमेंटम बाय द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको चेंज होने में। तो रेट का मतलब याद रखना हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग काम करते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, एकदम बेट लेके मैं पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि पढ़ाना इज माई पैशन, है ना। तो इसलिए दिस इज़ नॉट माई बिजनेस कि बिजनेस माइंडेड होके पढ़ाऊँगा तुम लोग, है ना। जो भी है छोड़ो हटाओ। तो मैं जो बोल रहा था कि हम लोग ये जानते हैं कि जो भी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाई डिवाइड बाई टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? टू द फोर्स, है ना। तो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली फोर्स के हिसाब से मोमेंटम जो है वो चेंज होना ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। कैसे मोमेंटम चेंज होगा वो मेरे फोर्स पे डिपेंड करेगा। मैंने मोमेंटम में ही ये समझाया था कि फोर्स बढ़ाओगे तो मोमेंटम क्या होगा। फोर्स बढ़ा दिए तो वेलोसिटी बढ़ा दिए तो मास बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी कम कर लिए, मास कम कर लिए, मोमेंटम कम हो जाएगा। वेलोसिटी कम कब करोगे? जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे। तो हम ये पहले ही बताए कि फोर्स अप्लाई करोगे तो मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स से मोमेंटम का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एकदम सीधा सीधा संपर्क है उसका। समझ में आया? एकदम से, ठीक है ना। तो ये बात है, तो ये तुम लोग जान लो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है, आ जाओ आगे आओ, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद तुम लोग को मुझे जो बताना है वो है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास है नहीं कुछ वैसा सोर्स। फ़िलहाल आज मेरा दोनों बोर्ड जो है वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ।
तो इसलिए मैं उसका डेरिवेशन नहीं कर पा रहा हूँ। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन हम लोग के इसी चैप्टर में है, तो ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ आज। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या करूँ, है ना। तो मैं वो तुम लोग को भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। सेकेंड लॉ समझ में आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ये बात समझ में आ गया, समझ में आया, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बात, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात अगर हम तुम लोगों को नहीं बताए हैं तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, बताए हैं, नहीं बताए हैं तो लिख लो। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, kgm पर सेकेंड, kgm पर सेकेंड, जैसे मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो kgm पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मोमेंटम का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज द मोमेंटम बाय टाइम, है ना, इसीलिए, समझे। ओके चलो ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे तुम लोग, है ना, यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अच्छा देखो इसके बाद हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है, बड़ा बड़ा मज़ेदार टॉपिक है एक्चुअली, है ना। वो टॉपिक ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं तुम लोग को लिख के भेज दूंगा एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी में ये सब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है मैं समझा दूँ, उसके बाद जो भी तुम लोग को लिखना है, जो भी पार्ट कॉपी में जो मैं बोर्ड पे लिखता आज, तो मैं तुम लोग को लिख के भेज दूँगा, नो इश्यूज़ नो प्रॉब्लम, एकदम चिंता नहीं है, आराम से रहो, सब भेज दूँगा, ठीक है। देखो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब उसके पहले एक्चुअली एक मज़ेदार लॉ पढ़ लेते हैं, आप सेकेंड लॉ पढ़े ना, तो इसके बाद थर्ड लॉ पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा, आ जाओ। तो व्हाट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, ये यही स्टेट करता है कि अगर तुम अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारा फ्रेंड भी तुमको उल्टा में एक थप्पड़ मारेगा ही मारेगा, हो सकता है 2 थप्पड़ मारते हैं, मारा क्यों, है ना। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तुम लोग बोलोगे ये कैसा मोशन है सर, ये कैसा लॉ है, थप्पड़ मारने का लॉ, हाँ थप्पड़ मारने का नहीं। मान लो तुम दीवार में एक पंच मारते हो, दीवार पे तुमको उधर से पंच मारेगा और तुमको हाथ में चोट लगेगा, क्यों लगेगा, दीवार तुमको मारा, तुम दीवार को मारोगे, दीवार तुमको नहीं मारेगा, अजीब बात है भाई, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है देखो, तुम लोग बचपन में बहुत सारे मेला में घूमे ही होंगे, मेला में एक मिक्की माउस आता था, है ना, बच्चे उस पर खूब मज़ा करते थे, क्योंकि बच्चे उस पर ज़ोर ज़ोर से कूदते थे और फिर बाउंस बैक होते थे, कूदते थे बाउंस होते थे, कूदते थे बाउंस होते थे, है ना। वही तो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है वही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझे, थप्पड़ मारना, कूदना, बाउंस बैक करना, यही सब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, यही सब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और कुछ नहीं है ना। तुम लोग कोई बोट पे चढ़े हो, बोट पे, स्टीमर पे, बोट पे कभी भी, तो तुम लोग देखोगे ये बात कि जब तुम लोग बोट पे हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग अपना पहला जब कदम रखते हैं बोट के ऊपर, है ना, बोट पे ऐसे पहला पाँव रखे जैसे ही, तो हम लोग को हम लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं, लगता है ना कि जैसे बोट उछल गया, बोट पे पाँव रखे तो बोट बाउंस बैक करेगा, ऐसा लगा है कभी, नोटिस करना, हो सकता है लगा होगा, नोटिस नहीं किया हो, कभी नोटिस करना, मेरी बात याद रखना, नोटिस करना, ऐसा लगेगा ना जब पहला पाँव तुम रखोगे बोट पे, यू विल फील दैट कि बोट उछल गया ऐसे, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो ये क्यों होता है, ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज दिस, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अंडरस्टूड, बोलो, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब अल्टीमेटली घुमाते हुए नहीं आते हैं डायरेक्टली लॉ पे, क्या बोलता है लॉ, तो लिख लो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट whenever a body exerts a force on another body, whenever a body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force to the first body. The second body exerts an equal and opposite force ऑन द फर्स्ट बॉडी। जब भी फर्स्ट बॉडी कोई सेकेंड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो सेकेंड बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो अप्लाई उसके डायरेक्शन में भी करेगा, यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज यू सो सो एज यू रीप, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, ऐसा बोलते हैं ना, इंग्लिश में है ना, इडियम है ये
कि एज यू सो एज यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, है ना। तो जितना जोर से मारोगे उतना ही जोर से पाओगे। दोस्त को थप्पड़ मारोगे, दोस्त तुमको घूसा मारेगा, है ना। तुम उस मिक्की माउस में जितना जोर से कूदते थे, मिक्की माउस उतना जोर से बाउंस बैक होता था। क्यों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। तुम मिक्की माउस के ऊपर फोर्स अप्लाई किए, मिक्की माउस भी तुम्हारे ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तुम क्या हो गए? तुम कूद गए, है ना। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अंडरस्टूड। अब इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल तुम देख लो कि तुम लोग बैठे बैठे दीवार पे ऐसा ऐसा बॉल मार मार के खेले होगे, बॉल पे दीवार पे बॉल मारते होगे, कैच करते किए हो। सवाल ये उठता है कि सर हम तो फेंके उसको, मेरे फोर्स लगाने की वजह से वो दीवार तक गया, अब दीवार से वो जो वापस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? इसका मतलब ज़रूर है कि अगर यहाँ से हम उसको फेंकें तो एक फोर्स लगा, तो जब वो दीवार से आ रहा है तो वहाँ से भी एक फोर्स होगा, तो वो फोर्स कौन लगाया? तो वो फोर्स उस बॉल ने लगाया, दीवार ने लगाया, है ना। तो जिस फोर्स से तुम फेंके उसी फोर्स से वो वापस आया। तुम अगर ऐसे आस्ते से फेंकोगे तो आस्ते से ही वापस आएगा, हो सकता है नहीं आएगा। तुम जोर से फेंकोगे तो जोर से वापस आएगा। तो तुम जितना जोर से फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही इक्वल अमाउंट का फोर्स सेकेंड बॉडी भी तुम्हारे ऊपर अप्लाई करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। जो बोट वाला बात बताएं, बोट में तुम लोग जो पहला पाँव रखते हो तो क्या होता है, बोट को तुम लोग बोट के ऊपर एक प्रेशर देते हो, एक फोर्स देते हो। अब बोट के ऊपर जो फोर्स लगता है, तो बोट किस में? वाटर में है, तो वाटर के ऊपर जो फोर्स लगा तो वाटर भी एक फोर्स दिया, तुम वाटर को फोर्स दिए पाँव रख के, तो वाटर भी फोर्स दिया, और इसीलिए बोट क्या होता है, जैसे काइंड ऑफ डिसबैलेंस टाइप हो जाता है ना, लगता है अरे गिर जाएंगे पहला पाँव रखने से, है ना। या फिर उतरते वक्त भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। उतरते वक्त क्या है, एक पाँव तुम लोग बाहर निकाल लिए, अब दूसरा पाँव जैसे ही निकालने जाते हो तो क्या होता है कि दूसरा पाँव जैसे ही तुम रखते हो तो उस वक्त जो वाटर पे तुम फोर्स दे रहे हो तो वाटर भी फोर्स दे, जिसकी वजह से तुम डिसबैलेंस हो जाते हो। बहुत ही रिलेटिव है, ये सब एप्लीकेशन है, देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो एक दूसरे इंसिडेंट्स के साथ में, समझ सकते हो अच्छे तरीके से। इसीलिए इतना सारा एग्जाम्पल्स देता हूँ, और कोई बात नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, इनर्शिया में इतना सारा एग्जाम्पल दिया, क्यों? फॉर द सेम रीज़न, जितना अच्छे से रिलेट करोगे ना साइंस को, उतना बढ़िया समझोगे, है ना। इतना कोई बोलने वाला नहीं है टीचर, है ना, याद रखना इस बात को। बाकी तो तुम लोग की मर्जी है ना। तो वही बात है, देखो चलो, तो ये समझ में आया। ये है तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही बताता है कि जितने ज़ोर से तुम एक फर्स्ट बॉडी हो, सेकंड बॉडी के ऊपर जितना ज़ोर का फोर्स अप्लाई करोगे, सेकंड बॉडी भी उतना ज़ोर से तुमको रिप्लाई देगा, है ना। दोस्त को अगर तुम 5 गाली देते हो तो दोस्तों को 10 गाली देगा, ऑब्वियस सा बात है। चुप रहने वालों में से थोड़ी है वो लोग, है ना, ये बात है। तो यही सब बात है जनरली थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द अबाउट द गन, है ना, अबाउट द गन। तुम लोग देखोगे ये बात, गन में क्या होता है, जब बड़े बड़े जो राइफल्स होते हैं, जब हम लोग गन को शूट करते हैं, ऐसे शूट किए जाते हैं, है ना, ऐसे शूट, तो गन में से जो है वो बुलेट आगे निकलता है ना, शूट किए आगे निकला बुलेट ऐसे, और जब बुलेट आगे निकलता है तो हम लोग का हाथ जो है ऐसे पीछे हो जाता है, ऐसे हो जाता है पीछे। फिर हम लोग शूट किए, देखना ना तुम लोग, हम ऐसे चलाते हैं तो हम लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं। ऐसे क्यों होता है? हम तो ऐसे चला दिए, जब ऐसे ट्रिगर कर दिए तो गोली तो निकल गया, तो हाथ ऐसे अपने आप क्यों हो जाता है? अजीब मजाक है, क्यों होगा भाई? नहीं होना चाहिए ना, क्यों हो जाता है? हम लोग को पता है, हम लोग गोली चलाते भी हैं अगर बच्चों को डराने के लिए भी, या फिर खेलते भी हैं अगर गोली चला के, है ना, लाइक दिस, तो हम लोग इस तरीके ही सिंबल दिखाते हैं, डिशका ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे। क्यों ऐसे दिखाते हैं? हम लोग का हाथ हम लोग अपना पीछे क्यों करते हैं? ऑब्वियसली हम लोग कहीं देखे होंगे, कोई बताया होगा कि नहीं भाई हाथ पीछे होता है, तभी ना। तो क्यों होता है? इसके पीछे कभी सोचे हो? नहीं सोचे। एक्चुअली तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि हम लोग ऐसे गोली चलाते हैं, लेकिन चला देते थे। बहुत सारा मूवीज़ भी है, बहुत सारा डायलॉग्स भी देखोगे जिसमें ऐसे बोलता है, ऐसे उड़ा दूंगा, है ना, ऐसे उड़ाऊंगा। क्यों भाई ऐसे क्यों उड़ाओगे? तो गोली ऐसे चलाओगे तो ऐसे बंदूक नहीं रख सकते, ऐसे क्यों बंदूक होगा तुम्हारा, है ना। ये है क्वेश्चन, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है साइंस, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें पता नहीं है ना, साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तुम्हें पता नहीं है साइंस क्या चीज़ है ना। क्यों उड़ाओ? देखो इसके पीछे कंसेप्ट है, इसके पीछे प्रॉपर साइंस लगा है ना। बॉलीवुड साइंस नहीं है, हॉलीवुड साइंस नहीं है, सीरियल का साइंस नहीं है, प्रॉपर साइंस लगा। देखो क्या होता है, व्हेन द बुलेट विल मूव आउट ऑफ द गन, जब गन से बुलेट निकला तो बुलेट किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकला, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हमको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि व्हेनेवर अ फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द
द सेकेंड बॉडी विल अप्लाई, हम लोग बुलेट के ऊपर एक फोर्स दिए जिस फोर्स से वो एकदम सीधा होकर निकला। अब जब बुलेट के ऊपर हम लोग फोर्स दिए तो बुलेट भी तो मेरे उस गन के ऊपर एक फोर्स देगा। तो हम लोग को ये बात पता है ना कि द सेकेंड बॉडी विल अप्लाई एन इक्वल एंड ऑपोजिट डिरेक्शन में फोर्स। तो इसीलिए वो बुलेट सीधा निकला तो गन पीछे जाए, पीछे की तरफ हमको फोर्स लगाया, तो इसीलिए हम लोग का हाथ जो है वो ऐसे हो जाता है। अंडरस्टूड? रिलेट करना सीखो ना, चीज़ों को रिलेट करना सीखो। बुलेट सीधा निकला तो गन क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसलिए हम लोग का हाथ ऐसे हो गया। बुलेट ऐसे गया, हम लोग को वो ऐसे करना चाहता है पूरा पीछे, लेकिन उतना नहीं कर पाता है क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे हो जाता है पीछे की तरफ हाथ हम लोग का चला ही जाता है। दिस इज वाई इज दिस सो? थर्ड ऑफ मोशन है भाई। बुलेट के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएं, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकला तो बुलेट भी गन के ऊपर फोर्स लगाया और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में गया। दिस इज व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही सब तो है। इसमें क्या है ऐसा जो समझ नहीं आया, क्या है ऐसा जो बोरिंग है ना? बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। तो दिस इज व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अंडरस्टूड? उम्मीद है समझे होगे, क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम साफ है, पिक्चर एकदम क्लियर है क्या है चीज़, है ना? चलो अच्छी बात, गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? चलो, सीरियसली टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट इन टीचिंग, है ना भाई? पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। पढ़ा करो, तुम लोग सही से पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे, है ना? और भी अपने 10, 15, 20 फ्रेंड्स को बताओगे, अपने क्लासमेट्स को मेरे बारे में शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? तुम लोग अगर मेरे बारे में बताते हो, है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं मेरे पास, है ना, कि सर या मुझे पता चला, देवाशीष ने मुझे बताया, शायन ने मुझे बताया, ऐसा है वैसा है, जो भी है, तो तुम लोग अगर लगता है ना कि हाँ यस सर में है कुछ ऐसा, है ना, तुम लोग पढ़ रहे हो सर से, तो मुझे और भी फ्रेंड्स को बताना चाहिए अपने की, है ना, क्योंकि उन लोग भी अगर पढ़ेगा तो उन लोग भी अच्छा स्कोर करेगा, उन लोग के लिए भी अच्छा होगा, तो और भी लोगों को बताते हैं हम, है ना, फ्रेंड्स को कि हाँ भाई कहाँ पढ़ रहा, इधर ट्यूशन पढ़ते हो, नहीं मेरे सर तो हैं, ऐसा है वैसा है ना? खास करके अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आने जाने का तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी 1-2 महीने तुम लोग मान लो कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर करो, है ना, इस सब चीज़ को शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ इस चीज़ को, है ना, बताओ खुल के, ठीक है? तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, है ना, ये बात। चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में जो हम बताना जा रहे थे तुम लोगों को, जो हम नहीं बताए, है ना, जो हम बताने जा रहे थे तुम लोगों को लेकिन हम नहीं बताए, दैट इज व्हाट, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्सक्यूज मी, तो तुम लोग लिख लो कॉपी में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो लिख ही लिए होगे, पहले लॉ भी लिख लो, फिर लॉ के बारे में भी डिस्कशन हम लोग करते हैं, है ना? तो राइट डाउन द हेडिंग, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना? अब लिखो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू बॉडीज when two or more bodies act upon each other, एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, act upon each other, their total momentum remains constant, their total momentum remains constant provided no external force are acting on it, provided no external force are acting on it, ठीक है, ठीक है, लिख लिए। अब इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो कि मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लिख लो, मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है? देखो, अब देखो, बड़ा मज़ेदार तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। क्या हो रहा है, सपोज करो क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन से एक बड़ा टैक्सी आ रहा है, टैक्सी हाई स्पीड में आ रहा है इस डायरेक्शन से, ओके, और इस डायरेक्शन से जो है वो एक बेचारा गरीब आदमी साइकिल से जा रहा है, मज़े से जा रहा है, एकदम रेसिंग वाला साइकिल लिया है वो भी, हाँ गरीब आदमी यही है ना,
रेसिंग वाला साइकिल है उसके पास, है ना। और सामने से जो आ रहा है ये है टैक्सी, ये है रेसिंग वाला साइकिल। मान लो टैक्सी का स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास, जो कि नॉर्मल स्पीड है, और साइकिल का स्पीड होगा हार्डली बहुत ज़्यादा भी होगा तो 10, 12, 15 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड होगा। अब वो ये आ रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका एक अपना मोमेंटम है, इसका एक अपना मोमेंटम है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आके टकरा गया, ओ माय गॉड एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से हमको कोई मतलब नहीं, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ उससे मतलब है। देखो साइंस को एक्सीडेंट से मतलब नहीं है ना, ओ माथा फूटा, खून निकलेगा नहीं निकलेगा, कौन सा टिश्यू डैमेज होगा, ये सब बायोलॉजी को मतलब है, फिजिक्स को इस सब से कोई मतलब नहीं है ना। बायोलॉजी पढ़ोगे तब ये सब जानना। सर पे लग गया कि कौन सा नर्व्स में लग गया चोट, कौन सा बोन्स फ्रैक्चर हो गया ना, ये सब नहीं जानना है। कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद तुमको पता है कि जब एक साइकिल को एक टैक्सी मारेगा तो साइकिल उड़ जाएगा एकदम, रोहित शर्मा का सिक्स जैसा, है ना, आउट ऑफ द स्टेडियम हो जाएगा साइकिल। तो उस वक्त क्या हुआ, साइकिल उड़ जाएगा और कार का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, होगा ना। इस वक्त क्या हुआ कि कार का स्पीड कम होने की वजह से कार का मोमेंटम कम हो गया, लेस हो गया, और साइकिल बहुत तेज़ी से निकलेगा एकदम, है ना, एकदम निकल जाएगा धक्का लगने की वजह से। तो साइकिल का मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ गया, है ना। तो कोलिजन होने से क्या होगा कि कोलिजन होने से दोनों को जो बॉडी का कोलिजन हुआ, कोलाइड हुए बॉडीज, तो क्या होगा, बॉडीज का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन जो फाइनल जो टोटल मोमेंटम रहता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना पड़ता है कि जो टोटल मोमेंटम मतलब साइकिल का मोमेंटम प्लस कार का मोमेंटम जो टोटल था वो चेंज होने के बाद भी सेम ही रहेगा। मान लो इसका मोमेंटम था 50 kg मीटर पर सेकेंड और इसका मोमेंटम था 30 kg मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब सपोज करो टकराने के बाद अगर कार का मोमेंटम 50 मीटर पर सेकेंड, 50 kg मीटर पर सेकेंड से अगर 30 kg मीटर पर सेकेंड हो गया और साइकिल का हो जाएगा कितना, 50 kg मीटर पर सेकेंड, तो इसका 30 इसका 50 भी मिलाओगे तो 80 ही होगा। तो पहले भी 80 था, कोलिशन होने के बाद भी दोनों का जो है टोटल मोमेंटम अगर टोटल कर लें तभी भी 80 ही है। तो यही है, दिस इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कोलिशन होने के पहले भी जो बॉडी का मोमेंटम है टोटल मोमेंटम, कोलिशन होने के बाद भी बॉडी का टोटल मोमेंटम वही होता है, चेंज नहीं होता है। उन लोग का अपना अपना मोमेंटम चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि साइकिल का वेलोसिटी बढ़ गया, मान लो साइकिल कोलिशन हुआ, साइकिल का वेलोसिटी बढ़ गया, साइकिल का मोमेंटम बढ़ गया, कार का वेलोसिटी कम हो गया, कार का मोमेंटम कम हो गया, अपना अपना मोमेंटम कम होगा, लेकिन टोटल मोमेंटम जो होगा कोलिशन के पहले भी जितना रहेगा, मोमेंटम कोलिशन के बाद भी उतना ही रहेगा टोटल मोमेंटम। दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। पहले भी जितना था कोलिशन होने के पहले टोटल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम मिला के जितना हो रहा था कोलिशन के पहले, कोलिशन के बाद भी दोनों का मोमेंटम मिला के उतना ही होगा। इट इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू, है ना, हुआ, समझ में आया। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही बोलता है कि कोलिशन के पहले जो मोमेंटम है कोलिशन के बाद भी टोटल मोमेंटम वही होगा, चेंज नहीं होगा, एकदम एज सिंपल एज दिस। अंडरस्टूड, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, समझे समझे। ओके, तो ये था मोमेंटम और ये था कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इस पे हमारा एक फॉर्मूला है जो तुम लोग लिख लो, ज़रूरी है तुम लोग के लिए फॉर्मूला लिखना, लिख लो। फॉर्मूला ये होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। m1 मतलब मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, m2 मतलब मास ऑफ द सेकंड बॉडी एंड u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब क्या, कोलिशन होने के पहले का वेलोसिटी will be equals to m1v1 मतलब mass of the first body and velocity of the second body plus m2v2 mass of the second body into velocity of the second body। तो दोनों ही इक्वल होते हैं, m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2u2। This is the m2v2 sorry, this is the law of conservation of momentum, momentum before collision equal to momentum after collision, है ना। नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स में हम लोग जो है वो इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, है ना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।